बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट 9th क्लास की फ़िज़िक्स का हमने रिसेंटली अपना चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट किया था। तो चैप्टर नंबर 5 की फ़र्दर एक्सरसाइज के लिए आज हमारा लेसन नंबर 33 है और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इनिशियल 10 होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने MCQs से। स्टूडेंट्स, MCQs की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो सबसे पहला MCQs है, इट्स स्टेटमेंट इज़ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेनिशेस एट, के ग्रेविटेशनल फोर्स की जो हमारे पास अर्थ की जो एक फ़ोर्स है ग्रेविटेशन, ये कहाँ जाकर ख़त्म हो जाती है, इसकी लिमिट क्या है, हद क्या है। तो स्टूडेंट हमने ऑब्ज़र्व किया था कि हमारी हाइट जितनी भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जाए अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की क्वांटिटी और स्ट्रेंथ कम और वीक होना शुरू हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर फिर एज्यूम करते हैं इसके अकॉर्डिंग कि हमारे पास अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स वेनिशेस एट, कि हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ख़त्म ही नहीं होती। ये वैनिश का मतलब है गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना, ये ख़त्म होती ही नहीं। सो इट्स मीन्स द आंसर इज़ इन्फिनिटी। सेकंड है स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द, हमारे पास हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है जी, वो इंक्रीज़ कब होगी। इसके लिए स्टूडेंट हमने टॉपिक डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ जी का, और वेरिएशन ऑफ जी वाले टॉपिक में हमने एज्यूम ये किया था कि व्हेन द हाइट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर फिर हम अपना एज्यूम करेंगे आंसर, द पार्ट नंबर सी इज़ करेक्ट। सो इट्स मीन्स डैट द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन एल्टीट्यूड. Altitude means height. Now come on to the third one. The value of g at a height 1 Earth's radius above the surface of Earth is. This is also from the topic variation of g with the height or altitude. So student, यहाँ पर भी हमने जो है इस टॉपिक के अंदर भी दो MCQs हमने जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूड किए थे। उनमें से एक यहाँ पर आपको दिया गया है एंड इट्स रीडिंग इज 2g, 1/2g, 1/3g एंड 1/4g. सो स्टूडेंट, यहाँ पर 1 अर्थ रेडियस से मुराद ये है कि सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर एक रेडियस हमने जाना है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2r यानी 2 रेडियसेस का हो जाएगा। तो वहाँ पर जाकर स्टूडेंट हमारी जी की वैल्यू हो जाती है 1/4। पार्ट नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट विल बी द वेट ऑफ a 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग कॉमन फार्मूला जो यूज़ करते हैं वेट के लिए वो है F = W = mg, यानी वेट = mg, मैस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करते हैं या नॉर्मली 9.8 जो है वो यूज़ करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ज़मीन से चांद पर चले जाएँ तो चांद की ग्रेविटी 1.6 होगी, तो वहाँ पर 100 किलो मैस वाले ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। So we simply just have to multiply the 100 with the 1.6 meter per second square and the answer will become. So the answer exactly we got is 160 Newton. This is correct answer. Now come on to the next one. The part number 5 is the attitude of the geostationary orbits in which communication satellites are launched above the surface of Earth is. यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट, उसकी रेंज मैंने आपको दो बताई थी स्टूडेंट। ये स्टार्ट हो जाती है 36,000 किलोमीटर से लेकर 42,000 किलोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट डिस्कस की थी, वो है यहाँ पर आंसर में 42,300 किलोमीटर्स। एंड द लास्ट MCQ इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज़, जो हमारे पास सबसे लो ऑर्बिट सैटेलाइट है उसकी स्पीड कितनी होगी। सो यहाँ पर स्टूडेंट नॉर्मली हम लोगों ने जो डिस्कस किया था आंसर वो सबसे कम वाली ही की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी, और उसको अगर हम डिस्कस करें तो वो थी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर किलोमीटर का वर्ड यूज़ नहीं किया, बल्कि के की जगह पर जो प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ थी वो यूज़ की गई हैं। के की जगह पर 3 zeros आते हैं, सो वी कन्वर्ट द वैल्यू 8 किलोमीटर इंटू द 8000 मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर इज़ डी ऑप्शन। लेट्स कम ऑन टू द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। स्टूडेंट हमारे पास जो हमारे इनिशियल 10 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी मैं साथ साथ आपको शो करता हूँ और इंशाल्लाह ताला हम इसको साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं कि हमारे आंसर्स क्या हो सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन
is 5.2. What is meant by force of gravitation? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है? स्टूडेंट, ग्रेविटी की वजह से लगने वाली फोर्स को ही हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और नॉर्मली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा दो बॉडीज़ के इंट्रैक्शन की वजह से होती है, यानी दो बॉडीज़ के दरमियान अगर कंपैरिजन आ जाए, दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आ जाए, तो फिर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं और इसका आंसर यूँ लिखते हैं, इन दिस यूनिवर्स या इन द यूनिवर्स देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़, यानी इस दुनिया के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान लगने वाली फोर्सेस, ड्यू टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, जिसकी वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। दिस फोर्स इज नाउन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। द क्वेश्चन नंबर 3 इज, डू यू अट्रैक्ट अर्थ और अर्थ अट्रैक्ट्स यू? क्या आप ज़मीन को अपनी तरफ खींचते हैं या ज़मीन आपको अपनी तरफ खींचती है? एक सवाल। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट ये है, विच वन इज़ अट्रैक्टिंग विद अ लार्जर फोर्स? कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ज़्यादा फोर्स से आपको खींच रहा है या दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है? यू और द अर्थ, आप या ज़मीन? सो लेट्स कम ऑन टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी एज्यूम दैट the force of attraction between two bodies is directly proportional to their masses, and in this universe everybody attracts each other. So हम यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं कि दोनों चीज़ें एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं, यानी both attract each other। ज़मीन हमको खींच रही है और हम ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। So earth is attracting with a larger force because of its greater mass। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसके पास ताकत भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा फोर्स से खींच रही है, और हमारा मैस कम होने की वजह से हमारी फोर्स कम है। So the answer for the second question is Earth attracts a body with a force equal to its weight। यानी ये एक कंक्लूडेड पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास जो अर्थ है वो ज़मीन को किसी भी ऑब्जेक्ट के टोटल वेट के मुताबिक जो है वो खींच रही होती है। अच्छा, जब क्वेश्चन था कि विच वन इज़ अट्रैक्टिंग विद अ लार्जर फोर्स, तो सिंपली हम कहेंगे कि ज़मीन के पास ज़्यादा मैस है, ज़मीन के पास वेट ज़्यादा है, उसकी फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन ज़्यादा ताकत से हमें खींच रही है। सो हम यहाँ लास्ट में लिखते हैं अर्थ अट्रैक्ट विद अ ग्रेटर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ अ फील्ड फोर्स? स्टूडेंट, फील्ड फोर्स की डेफिनेशन मैंने बुक से भी मार्कआउट करवाई थी और वही डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेदर द बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट, दिस इज़ कॉल्ड अ फील्ड फोर्स। यानी कि ऑब्जेक्ट ज़मीन के करीब हो, इसके साथ राब्ते में रहे या ना रहे, साथ इसके अटैच होता है या ना होता, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर लगने वाली फ़ोर्स क्योंकि एक फील्ड के अंदर मौजूद रहती है और वो उस पर लगती है, इसलिए फिर हम स्टूडेंट इसको नाम देते हैं फील्ड फोर्स का। द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वाई अर्लीस्ट साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? पहले ज़माने के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को एज्यूम क्यों नहीं किया, फाइंड आउट क्यों नहीं किया, ऑब्जर्व क्यों नहीं किया? सिर्फ न्यूटन ने ही ऐसा क्यों किया? पहली बात तो स्टूडेंट ये कि पुराने ज़माने के लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। सेकेंडली, दूसरे जो ज़माने के हमारे पास पहले गुजरे हुए ज़माने के लोग थे, उनके पास को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे जिसकी मदद से वो इन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते। यानी सोच तो हो सकता है कि चलो उन्होंने अगर सोच भी लिया हो कि यार कोई फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन फोर्सेस की वजह से उस फोर्स की वैल्यू को या उसको डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे वो भी इनके पास नहीं थे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आंसर देते हैं अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स लो वैल्यू एंड दे डिडंट हैव एनी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटेक्ट दैट फोर्स। सिंपली come on to the next one which is the 5.6 question. How can you say that the gravitational force is a field force? आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्स है? सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसकी रेंज में आ जाता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ख़ास तौर पर ये बात हमारे पास तब फाइनली कंक्लूजन में आती है कि जब हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो चांद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है लेकिन इनके दरमियान कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो फिर हम एज्यूम करते हैं कि यार अगर इसकी फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी एंड दिस हेल्प अस टू गो ऑन टूवर्ड्स द फील्ड फोर्स। So we conclude that the gravitational force exists all around the earth and is acting on our bodies whether the bodies is in contact or not. So we can conclude that the gravitational force is a field force.
इसके लिए एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ मेंशन है स्टूडेंट, ये भी पढ़ लेते हैं। इट बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फॉर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट इज अप्लाइंग अ ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा वीक और वीक होती चली जाती है अगर हम उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा दूर होना शुरू हो जाएं। व्हाट इज मीन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? दिस इज अ 5.7 क्वेश्चन। Explain. Simply, this is a very short and important question. So, the gravitational force per unit mass, यानी किसी एक यूनिट मास के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, that is called the gravitational field strength and its value is 10 Newton per kilogram. Question number 8 है, why the law of gravitation is important to us? हमारे लिए law of gravitation बहुत ज़्यादा important क्यों है, तो उसको भी सुन लीजिए स्टूडेंट। The law of gravitation is important to us because it is used to calculate the different things like mass of earth, force of attraction between two bodies, motion of artificial satellite, weight of an object। इसी तरह हमारे पास different values हैं जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास ये काम आता है, तो इसलिए ये हमारे लिए important है। 5.9 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपकी इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी था और यहाँ पर अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाए, सो यू जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड फार्मूला फॉर दिस। सो एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टूडेंट आपकी बुक में पिंक कलर के ब्लॉक के अंदर आपके फर्स्ट या सेकंड पेज पर भी मेंशन है। इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर एंड द यूनिट फॉर द g। ये जो यूनिट स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है ये आपके पास g का यूनिट है, कैपिटल G का। दिस इज़ नॉट द यूनिट फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ द यूनिट फॉर द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये बात याद रखिएगा। अक्सर बच्चे इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो आंसर है या यूनिट है वो एज्यूम करते हैं, बट दिस इज़ नॉट। लेकिन ये किस चीज़ का यूनिट है? ये लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है हमारे पास यूनिट है एंड दिस इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट कैसे ड्राइव आउट किया गया, ये मैंने आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के टॉपिक में भी गाइड किया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि G इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स वैल्यू इज़ 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज टॉपिक इज़ हाउ द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटर्मिन्ड। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है और अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो सिंपली वी कैन जस्ट राइट द गिवन वैल्यूज एंड पुट देम इनटू द फॉर्मूला टू गेट द आंसर। So we can write the answer as mass of earth can be determined by using the law of gravitation and this formula is F is equal to G m(e) over r square. By comparison with another formula of weight, we'll get the answer as me is equal to small g r square over g। तो ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आता है जिसमें हम गिवन वैल्यूज़ पुट करते हैं जो नीचे मैंने मेंशन की हैं। आर की वैल्यू 6.4 है, जी की वैल्यू 10 है और कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 है। आप जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर द मास ऑफ अर्थ एज 6.0 इंटू 10⁻24 kg। तो बहुत ही सिंपल वे में अगर आप अपना आंसर देना चाहें तो स्टूडेंट इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये आपका आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक के अंदर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं ये मिल गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला जो अपने हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं चंद एक, वो अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।